सोचिए, अगर आपके घर के पीछे वाले नाले से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 17 से ज्यादा बच्चों के कंकाल निकले, और वो भी एक ऐसी कोठी के पीछे जहां बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता हो, तो क्या आप यकीन करेंगे कि ये सब 1.5 साल तक चलता रहा और किसी को पता तक नहीं चला? साल 2006, जगह नोएडा का निठारी गांव, कोठी नंबर D5। यहीं से शुरू हुई भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक कहानी। इस कोठी का मालिक था मोंदर सिंह पंढेर और उसके घर का नौकर था सुरिंदर कोली। एक अमीर मालिक, एक शांत स्वभाव का नौकर और उनके घर के पीछे दबे हुए मासूम बच्चों के कंकाल। कहानी इतनी डरावनी थी कि पूरे देश की रूह कांप गई। नोएडा के निठारी गांव में एक के बाद एक बच्चे गायब होने लगे, ज्यादातर गरीब परिवारों के। 7 साल, 8 साल, 10 साल की मासूम बच्चियां। परिवार थाने गए, रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन पुलिस को लगा शायद मानव तस्करी का मामला है। किसी ने नहीं सोचा कि सच्चाई उसी आलीशान कोठी के अंदर छिपी हो सकती है जिसके पास से बच्चे आखिरी बार देखे गए थे। फिर एक दिन एक और गुमशुदगी ने पूरे केस की दिशा बदल दी। नंदलाल नाम का व्यक्ति अपनी 20 साल की बेटी पायल के गायब होने की रिपोर्ट लेकर पहुंचा। उसने बताया पायल को इंटरव्यू के लिए कोठी D5 से फोन आया था। वो वहां गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। जब पुलिस कोठी पर पहुंची, दरवाज़ा खोला सुरिंदर कोली ने। उसने साफ मना कर दिया कि पायल नाम की कोई लड़की यहां नहीं आई, लेकिन मोबाइल रिकॉर्ड कुछ और कहानी बता रहे थे। पायल के फ़ोन से कोठी के नंबर पर लगातार बातचीत हुई थी। पुलिस ने पंढेर को बुलाया। उसने कबूल किया कि वो पायल को जानता था, वो उसे पैसे देता था, लेकिन उसने ये भी कहा कि उसके गायब होने से मेरा कोई लेना देना नहीं। यहीं से शक की सुई कोठी D5 की तरफ घूमने लगी। इसी दौरान पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। जांच गंभीरता से नहीं की गई, बल्कि आरोप लगे कि पुलिस ने पंढेर को ब्लैकमेल किया और रिश्वत लेकर मामले को दबाने की कोशिश की। उधर बच्चे गायब होते रहे। फिर एक दिन पायल का मोबाइल अचानक एक्टिव हुआ। IMEI नंबर ट्रैक किया गया। मोबाइल एक ऑटो चालक के पास मिला। उसने बताया कि एक आदमी नोएडा से निठारी आया था और फ़ोन वहीं छूट गया। सिम कार्ड की जांच में जो नाम सामने आया वो था सुरिंदर कोली। अब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। कई घंटों की पूछताछ, 3rd डिग्री, और आखिरकार वो टूट गया। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने पायल की हत्या की। उसने बताया कि उसने गला घोंटा, लाश के टुकड़े किए और पीछे नाले में फेंक दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कोली ने स्वीकार किया कि उसने कई बच्चों की हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 17 से ज्यादा कंकाल मिले। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार कुल 19 कंकाल बरामद हुए। ज्यादातर 10 साल से कम उम्र की बच्चियां थीं। देश सन्न रह गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। क्या ये सब सुरिंदर कोली अकेला कर रहा था? क्या इतने बड़े अपराध की भनक घर के मालिक को नहीं लगी होगी? कोली ने अपने नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट में कहा, मालिक को कुछ नहीं पता था। उसने कहा कि वो मालिक को लड़कियों के साथ अय्याशी करते देखकर उत्तेजित होता था और अपनी कुंठा निकालने के लिए बच्चों को निशाना बनाता था। लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ। क्या एक ही घर में इतने अपराध, इतनी लाशें, इतनी बदबू और मालिक को कुछ पता ही न चले? जांच में अंग व्यापार का एंगल भी सामने आया। एक डॉक्टर पर शक हुआ। छापे पड़े, कुछ साबित नहीं हुआ। लैपटॉप मिला, विदेश यात्राओं की तस्वीरें मिलीं। मीडिया ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट तक की बात कही, लेकिन सबूत कमजोर थे। आखिरकार मामला कोर्ट में गया। 2009 में दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना गया। फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, दया याचिकाएं। सालों तक कानूनी लड़ाई चलती रही। 2015 में देरी के आधार पर सजा बदली गई। 2023 में सबूतों की कमी के कारण कई मामलों में बरी कर दिया गया। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दी। और आखिर में वो केस जिसने देश को हिला दिया था, कानूनी रूप से खत्म हो गया। लेकिन क्या सच भी खत्म हो गया? 17 मासूम जिंदगियां, उनके परिवार, उनका दर्द आज भी वही सवाल पूछते हैं। क्या सुरिंदर कोली अकेला दरिंदा था, या फिर सच्चाई कभी पूरी तरह सामने ही नहीं आई? कुछ केस अदालतों में खत्म हो जाते हैं,
लेकिन समाज की याद में वो हमेशा जिंदा रहते हैं। निठारी कांड सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये सिस्टम, जांच और इंसानियत पर लगा एक गहरा सवाल था, और शायद उसका जवाब आज